ये है स्टोरीज और आज मैं आपको द आर्ट ऑफ सेडक्शन का थर्ड पार्ट सुनाऊंगा। पिछली दो वीडियो में आपने सुना कि कितने तरह के सेड्यूसर्स होते हैं और सेडक्टिव प्रोसेस क्या होता है। आज हम सेडक्शन के प्रोसेस पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। इसमें बुक समरी के बचे हुए पार्ट के साथ साथ बहुत सारे आर्टिकल्स से ली गई स्टडी भी शामिल होगी। इससे पहले कि मैं बुक समरी शुरू करूं, मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पिछली दो वीडियो को बहुत प्यार दिया। इसी तरह से अपना सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाता रहूं। तो चलिए पार्ट 3 शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द आर्ट ऑफ सेडक्शन। सेडक्शन एक पावर का एक्सट्रीम टाइप है। जो लोग इसके लिए डेडिकेशन दिखाते हैं वो अपनी खुशी से ऐसा करते हैं। उनकी ओर से शायद ही कोई नाराजगी हो, वे आपको किसी भी तरह के मैनिपुलेशन के लिए माफ कर देते हैं क्योंकि आप उनके लिए एक अच्छी फीलिंग लेकर आए हैं जो दुनिया में एक रेयर चीज है। आर्ट ऑफ सेडक्शन को समझना बहुत जरूरी है। ये केवल फिजिकल अट्रैक्टिवनेस या सही पिकअप लाइन के बारे में नहीं है, यह किसी के साथ डीप लेवल पर रिलेशन बनाने के बारे में है। सेडक्शन में ह्यूमन साइकोलॉजी और इमोशंस को समझने के साथ साथ सोशल एक्सपर्टीज और सेल्फ कॉन्फिडेंस को निखारना शामिल है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जो अपनी आर्ट ऑफ सेडक्शन से बड़े लेवल तक पहुंचे, जैसे कि इंग्लैंड में एक डार्क स्किन्ड आदमी बेंजामिन डिज़रायली रानी विक्टोरिया को लुभाने के साथ साथ अपने अट्रैक्शन और सेडक्शन स्किल्स के जरिए एक सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर भी बना। अट्रैक्टिव होना केवल हमारी शरीर की सुंदरता या सिर्फ चेहरे की खूबसूरती ही नहीं है। अट्रैक्टिव वे लोग होते हैं जो अपने विक्टिम को अट्रैक्शन का पॉइंट बनाकर मैनिपुलेट करते हैं। वे एक तो खुद को दूसरों पर जाहिर नहीं होने देते, खुद को रिवील नहीं करते, अपने मकसद को दूसरों को नहीं जानने देते। अट्रैक्टिव लोगों का पूरा ध्यान अपने विक्टिम को कंफर्ट और जॉय पहुंचाने पर होता है। वो किसी भी तरह के झगड़ों से, कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं और किसी आदमी से अपने बारे में बात करके उसके ईगो को शांत कर सकते हैं। सेडक्शन केवल मैनिपुलेशन या क्लेवरनेस के बारे में ही नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने, रिलेशन बनाने और एक डिफरेंट अट्रैक्शन पैदा करने के बारे में है। यहाँ कुछ सजेशंस दिए गए हैं जो आपको सेडक्शन में एक्सपर्ट बनने की जर्नी में हेल्प करेंगे। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सेडक्शन अंदर से शुरू होता है, इसलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ इमेज को बेटर बनाने पर फोकस करें। अच्छे कपड़े पहनकर, हाइजीन मेंटेन रखकर और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर अपनी बॉडी शेप का भी ध्यान रखें। याद रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अट्रैक्टिव चीज है और अपना ख्याल रखने से आप नेचुरली एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन शो करेंगे। इसके बाद बॉडी लैंग्वेज की पावर को समझें। नॉन वर्बल साइन बहुत कुछ कह सकते हैं और सेडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। आई कांटेक्ट बनाए रखें, ऑनेस्टी से मुस्कुराएं और इंटीमेसी पैदा करने के लिए आप बीच बीच में टच थेरेपी का भी यूज कर सकते हैं। आप अपने पोस्चर्स पर ध्यान दें और अपने हाथों को कुछ इस तरह से रखें जिससे कि सामने वाला आपसे खुलकर बात कर सके। जब हम अपने हाथों को बांध कर रखते हैं, इसका मतलब है कि आप दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। बॉडी लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें। आप एक भी वर्ड बोले बिना दूसरों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। इसके अलावा द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, द आर्ट ऑफ सेडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्टिवली दूसरों को सुने। कई बार लोग हमसे नाराज हो जाते हैं या लोग हमें पसंद नहीं करते जब हम एक एक्टिव लिसनर नहीं होते। हमें एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए, दूसरों की बातों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको आज के माहौल के बारे में बताऊं तो हर कोई अपनी बात कहने के लिए तैयार है। किसी को दूसरे से कुछ नहीं सुनना। हम दूसरे के मुंह की तरफ तब तक देखते हैं कि चलो ये अपनी बात खत्म करेगा और फटाफट से मैं अपनी बात कहूंगा, पर ऐसा करना हमें एक दूसरे के लिए इनसेंसिटिव बनाता है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा एक मित्र है जो बहुत एक्टिव लिसनर है। एक बार मैं उसे कुछ बता रहा था और वो बात कुछ बीच में ही रह गई। ठीक एक दिन के बाद वो मेरे पास आता है और कहता है, अच्छा तुम जो बता रहे थे उसके बाद क्या हुआ? इस बात का मुझ पर बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ क्योंकि इससे मुझे लगा कि मेरे फ्रेंड ने मेरी पिछली बात को बहुत ध्यान से सुना और अब आगे की बात को वो जानना चाहता है।
इसी तरह के स्मॉल स्मॉल गेस्चर्स हमें दूसरे लोगों की पसंदीदा लोगों की लिस्ट में शामिल कराते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा इमोशनल विजडम सेडक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। जिस भी आदमी को आप मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके इमोशंस के लिए अवेयर रहें और सिंपैथेटिकली रिएक्शन दें। आपकी सिंपैथी, आपकी समझ और आपका सहयोग उसे आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किसी को डीपली अट्रैक्ट करने के लिए इमोशनल जुड़ाव एक पावरफुल टूल है। सेडक्शन का एक दूसरा मेन पहलू एक्साइटमेंट पैदा करना है। अपनी कॉन्वर्सेशन में वेरिएशन लाकर चीजों को इंटरेस्टिंग बनाए रखें। अपने पार्टनर को इजी डेट्स या सरप्राइजेस दें। ये चीजें दिखाती हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं। रियल रिलेशंस ट्रस्ट और ऑनेस्टी पर डेवलप होते हैं। सेडक्शन की आर्ट में एक्सपर्ट बनने के लिए काफी टाइम और प्रैक्टिस लगती है, लेकिन खुद पर काम करके ह्यूमन साइकोलॉजी को समझकर और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सम सॉफ्ट सेडक्शंस की। एंड्रू जैक्सन एक सच्चे अमेरिकी नायक थे। 1814 में न्यू ऑरलियंस की लड़ाई में उन्होंने एक बेस्ट ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट अमेरिकी आर्मी के एक रैगटैग बैंड को लीडर किया और विक्ट्री हासिल की। जैक्सन की आर्मी उसके हार्ड प्रोसेस के लिए उससे प्यार करती थी। जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो वो बलूत का फल खाता था, एक हार्ड बेड पर सोता था। वो बाकी आर्मी सोल्जर्स की तरह ही हार्ड साइडर पीता था। फिर जब 1824 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में वो हार गए तब आर्मी से रिटायरमेंट लेकर टेनेसी में वो खेती करने लगे। जैक्सन अनएजुकेटेड और ग्राउंडेड इंसान था। प्रेसिडेंट इलेक्शंस में जैक्सन के साथ कोई धांधलेबाजी हुई थी। 1824 के कंट्रोवर्शियल इलेक्शन के बाद के महीनों में अमेरिकियों ने अपने न्यूज़पेपर्स में यही पढ़ा था। इन आर्टिकल से इंस्पायर होकर देश भर के शराब खानों और हॉलों में इस बारे में बात होने लगी कि किस तरह से वॉर हीरो एंड्रू जैक्सन के साथ में अनजस्टिस हुआ था, कैसे एक रिच वर्ग देश पर कब्जा करने की साजिश कर रहा था। इसलिए एंड्रू जैक्सन ने फिर से डिसाइड किया कि 1828 के प्रेसिडेंट इलेक्शंस में एडम्स के अगेंस्ट वो फिर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार एक नए ग्रुप डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर के रूप में। तो जनता बहुत एक्साइटेड हो गई। जैक्सन पहले मेन पॉलिटिशियन थे जिनका उपनाम ओल्ड हिकारी था। जल्दी ही अमेरिका के टाउन और सिटीज में हिकारी क्लब्स बनने लगे। उनकी मीटिंग्स स्पिरिचुअल पुनरुत्थान जैसी थी। दिन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा की गई और क्लब के मेंबर्स को यकीन था कि जैक्सन उनके फेवर में है। पर ये जानना बहुत हार्ड था क्योंकि कुछ इश्यूज पर वो थोड़ा सा अनक्लियर था। लेकिन ये सब चीजें इलेक्शन के टॉपिक से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये डेमोक्रेटिक को फिर से बहाल करने और व्हाइट हाउस में बेसिक अमेरिकन वैल्यूज को बहाल करने के बारे में था। जल्दी ही हिकारी क्लब सिटी के बारबेक्यूज में प्लांटेशन और डांस जैसे प्रोग्राम्स करने शुरू किए। उन्होंने ग्रैंड पार्टीज दी जिनमें हमेशा बड़ी मात्रा में शराब शामिल होती थी। सिटीज में परेड होती थी और ये एक्साइटेड इवेंट्स थे। ये सब रात में होता था ताकि शहर के लोग हाथ में मशाल थामकर जैक्सन सपोर्ट के लिए जुलूस को देख सकें। काफी सारे लोग जैक्सन के पोस्टर्स लेकर चलते थे और एडम्स के मजाक उड़ाने वाले कैरिकेचर्स और रंगीन बैनर लेकर चलते थे। उन परेड में एडम्स का मजाक उड़ाया जाता था कि किस तरह से वो खराब नीतियों का समर्थन करते हैं। सब जगह बस हिकारी मतलब जैक्सन ही था। हिकारी की स्टिक्स, हिकारी की झाड़ू, हिकारी की बैत और लोगों की टोपियों में हिकारी की पत्तियां। कुछ लोग घोड़ों पर सवार थे और कुछ लोग गा रहे थे जिसमें हिकारी की प्रशंसा शामिल थी। डेमोक्रेट्स ने पहली बार किसी इलेक्शन में पब्लिक सर्वे कराया और पता लगाया कि आम आदमी कैंडिडेट्स के बारे में क्या सोचता है। ये सर्वे न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए और जबरदस्त कंक्लूजन यह निकला कि जैक्सन कहीं आगे थे। देश में एक नया आंदोलन जोर पकड़ रहा था और यह सब तब चरम पर पहुंच गया जब जैक्सन ने 14 साल पहले वहां बहुत बहादुरी से लड़ी गई एक फाइट को याद किया और उस याद के एक फेस्टिवल के हिस्से के रूप में न्यू ऑरलियंस में पर्सनल प्रेजेंस दर्ज कराई। ये बहुत इनक्रेडिबल था। किसी भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए पहले कभी भी पर्सनली कोई प्रचार नहीं किया गया था। इन रियलिटी इस तरह की प्रेजेंस को ठीक नहीं मानते थे, लेकिन जैक्सन अपनी तरह के एक अलग पॉलिटिशियन थे। वो जनता के सच्चे सेवक थे। इसके अलावा उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी जर्नी का एम पैट्रियोटिज्म है, पॉलिटिक्स नहीं। ये फेस्टिवल अनफॉरगेटेबल था। जैसे ही कोहरा हटा, जैक्सन स्टीम बोट पर न्यू ऑरलियंस में एंट्री कर रहा था। हर तरफ से तोप की फायर की आवाजें आ रही थी। एक ग्रैंड स्पीच, एंडलेस पार्टीज, एक तरह का एक ग्रुप सेलिब्रेशन पूरी सिटी पर हावी हो रहा था। एक आदमी ने कहा कि यह तो ड्रीम के जैसा है। पूरे वर्ल्ड ने कभी भी इतना ग्रैंड, इतना सरप्राइजिंग
फेस्टिवल नहीं देखा था। ग्रेटिट्यूड और पैट्रियोटिज्म कभी भी इतनी खुशी से एक साथ नहीं आए थे। इस बार जनता की इच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जैक्सन को प्रेसिडेंट चुना गया और यह कोई एक एरिया नहीं था जिसने उसे जीत दिलाई। न्यू इंग्लैंड के लोगों, साउथ वेस्ट के बिजनेसमैन, फार्मर्स और लेबर सभी जैक्सन के सपोर्ट में आगे आए। 1824 की हार के बाद जैक्सन और उनके सपोर्टर्स 1828 में चीजों को अलग तरीके से करने का सोच रहे थे। अमेरिका कुछ ज्यादा ही डाइवर्स होता जा रहा था। अमेरिका के बाहर के लोग, वेस्टर्न लोग और सिटी के लेबर्स सबकी जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए जैक्सन को नए एरियाज और ग्रुप्स के डिफरेंसेस को दूर करना था। उनके सपोर्टर्स के द्वारा उठाया गया पहला स्टेप ये था कि पूरे देश में किस तरह से न्यूज़पेपर्स को एस्टेब्लिश किया जाए। ये सब उनका ग्रुप ही हैंडल कर रहा था, और जबकि ऐसा लगता था कि वो खुद पब्लिक लाइफ से रिटायर हो चुके हैं। इन न्यूज़पेपर्स ने उनकी इमेज अनजस्टिस सहने वाले एक वॉर हीरो और एक विक्टिम के रूप में स्प्रेड की। पर सच तो यह था कि जैक्सन उसके सभी मेन सपोर्टर्स की ही तरह रिच था। वो टेनेसी का सबसे बड़े बागानों में से एक का मालिक था और उसके पास बहुत सारे सर्वेंट्स थे। अब वो हार्ड साइडर की कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी शराब पीता था और यूरोपियन लिनन से बने अच्छे बेड पर सोता था। भले ही वो इलिटरेट रहा हो, पर वो बहुत क्लेवर था और उसकी क्लेवरनेस सालों साल आर्मी में लड़ाई करने से बनी थी। जैक्सन के एडवाइजर्स ने उनकी पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंसनेस को छुपाया और इलेक्शन को कैरेक्टर और वैल्यूज के क्वेश्चंस पर मोड़ दिया। पॉलिटिकल इश्यूज के बजाय उन्होंने ज्यादा शराब पीने की आदत और चर्च में प्रेजेंस जैसे छोटे मामले उठाए। लोगों में एक्साइटमेंट बना रहे उसके लिए उन्होंने फेस्टिवल्स आयोजित किए जिनको बहुत क्लेवरली कोरियोग्राफ किया गया था। जैक्सन के लिए किया गया सपोर्ट एक रेवोल्यूशन की तरह लगा। सोसाइटी छोटी छोटी यूनिट्स में बढ़ चुकी है, ग्रुप्स में यूनिटी कम है, यहाँ तक कि हर कोई ज्यादा इंटरनल स्ट्रगल महसूस करता है। इलेक्शन जीतने के लिए या बड़ी संख्या में कुछ बेचने के लिए आपको किसी भी तरह इन डिफरेंसेस को दूर करना होगा। आपको जनता को एकजुट करना होगा। इसे पूरा करने का बस एक तरीका है कि आप सभी के साथ मिलकर चलने वाले इस तरह के इंसान की छवि बनाएं जो लोगों को बेसिक ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस लेवल पर अट्रैक्ट और एक्साइटेड करे। इस तरह की चीजें करने पर आप ट्रुथ या रियलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप एक मिथ को बना रहे हैं और मिथ ही आपकी पहचान बनाते हैं। अपने बारे में एक मिथ बनाएं और आम लोग आपके कैरेक्टर, आपकी बैड कंडीशन, आपकी एम्बिशंस के साथ अपनी पहचान करेंगे जैसे आप उनकी पहचान के साथ करते हैं। इस तरह की इमेज बनाने में आपकी गलतियां भी शामिल होनी चाहिए। इस फैक्ट को सामने लाना चाहिए कि आप सबसे ज्यादा अच्छे कम्युनिकेटर, सबसे एजुकेटेड इंसान और सबसे इजी पॉलिटिशियन नहीं है। ह्यूमन और ग्राउंड से जुड़ा हुआ दिखाना आपकी इमेज की डेवलप्ड क्वालिटी को छिपा देता है। इस इमेज को बेचने के लिए आपके पास करेक्ट अनक्लियरनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मुद्दों और फैक्ट्स पर बात करने से बचते हैं जिससे आप यूजलेस लगेंगे, बल्कि यह है कि इश्यूज पर आपकी सारी बातचीत कैरेक्टर, वैल्यूज और पॉइंट ऑफ व्यू के सॉफ्ट रेफरेंस के रूप में होती है। मान लीजिए आप टैक्स कम करना चाहते हैं क्योंकि इससे फैमिलीज को हेल्प मिलेगी और आप एक फैमिली वाले इंसान हैं। आपको न केवल इंस्पिरेशनल होना चाहिए बल्कि एंटरटेनिंग भी होना चाहिए। यह एक फेमस फ्रेंडली टच है। यह स्ट्रेटेजी आपके ओपोनेंट्स को नाराज कर देगी जो आपको बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि आपका मिथ टूटे, पर जिस तरह से आप आगे बढ़ेंगे इससे वो केवल नाराज ही होंगे और यही उनकी इमेज का हिस्सा बन जाएगा जो उनको फेल करेगा। ईस्टर का दिन था, संडे 31 मार्च 1929 को। ईयरली ईस्टर परेड के लिए सुबह के काम खत्म करने के बाद न्यूयॉर्क चर्च के लोग 5th एवेन्यू में इकट्ठा होने लगे। सड़कों को बंद कर दिया गया था। ये पिछले कुछ वर्षों से बहुत पुरानी परंपरा थी। लोग अपने बेस्ट कपड़े पहनकर आए थे, स्पेशली औरतें जो नए फैशन के कपड़ों को प्रेजेंट कर रही थी। लेकिन इस साल 5th एवेन्यू के प्रीचर्स ने कुछ और ही देखा। 2 औरतें सेंट थॉमस चर्च की स्टेयर्स से नीचे आ रही थी। उन्होंने अपने पर्स में हाथ डाला, सिगरेट निकाली और सिगरेट जलाई। फिर वो अपने गार्ड्स के साथ हंसते हुए दूसरे रास्तों पर चली गई। भीड़ में एक हलचल सी फैल गई। औरतों ने हाल ही में सिगरेट पीना शुरू किया और किसी भी औरत को सड़क पर सिगरेट पीते हुए देखना गलत माना जाता था। केवल कोई स्पेशल औरत ही ऐसा कर सकती थी। वैसे तो ये पर्सनल इंटरेस्ट और फैशनेबल था। लोग उन औरतों को ध्यान से देखते रहे और कुछ मिनट के बाद जब वो अपने रास्ते के अगले चर्च में पहुंचे तो और भी हैरान रह गए। यहाँ 2 और सुंदर औरतें जो एजुकेटेड भी लग रही चर्च से बाहर निकली। उनके हाथ में सिगरेट्स थीं और वो उस ग्रुप के साथ शामिल होने के लिए चलने लगी।
अब चारों ओर महिलाएं एक साथ सड़क पर मार्च कर रही थी। उनमें धीरे धीरे और भी लोग जुड़ते गए और जल्दी ही सड़क पर 10 औरतें पब्लिकली सिगरेट हाथ में पकड़े नजर आ रही थी, जैसे कि इससे ज्यादा नेचुरल कुछ भी नहीं था। फोटोग्राफर सामने आए और उन्होंने इस अनोखे नजारे की तस्वीरें ली। आमतौर पर ईस्टर परेड में लोग नई तरह की टोपी या किसी कलर के बारे में बात करते थे, पर इस साल हर कोई उन करेजियस औरतों के बारे में, उनके सिगरेट पीने के बारे में बातें कर रहा था। अगले दिन न्यूज़पेपर्स में उनकी तस्वीरें छपी और आर्टिकल भी छप। यूनाइटेड प्रेस के उन्होंने उन औरतों के बारे में लिखा और उनके विचार लिखे। उनमें से एक औरत ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि हमने कुछ शुरू किया है और फ्रीडम की ये मशालें किसी स्पेशल ब्रांड के फेवर में नहीं, और औरतों के लिए सिगरेट पर प्रतिबंध और हमारा सपोर्ट सभी तरह के डिस्क्रिमिनेशंस को तोड़ता रहेगा। इस कहानी को देश भर के न्यूज़पेपर्स में उठाया और जल्दी ही दूसरी औरतें भी सड़कों पर उतरना शुरू हो गई। ये इशू हफ्तों तक चलता रहा। कुछ न्यूज़पेपर्स ने इस नई आदत को क्रिटिसाइज किया, कुछ ने महिलाओं का बचाव किया, पर कुछ महीनों के बाद औरतों के द्वारा पब्लिकली स्मोकिंग करना बंद हो गया। पर अब सोशली एक एक्सेप्टेड ट्रेडिशन बन गई थी। अब औरतों के स्मोकिंग करने पर कुछ लोग ही इसका विरोध करते थे। जनवरी 1929 में न्यूयॉर्क के कई नए आर्टिस्ट को मिस बर्था हंट से एक ही टेलीग्राम मिला। बर्था हंट ने लिखा था कि जेंडर इक्वलिटी के फेवर में वो और दूसरी कुछ औरतें 5th एवेन्यू ईस्टर पर टहलते हुए सिगरेट पीकर फ्रीडम की एक और मशाल जलाएंगी। जिन नए आर्टिस्ट ने भाग लेना शुरू किया वो हंट से मिले और उन्होंने चर्चा की कि उन्हें किस चर्च में जाना है, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ना है। सारे प्रोसेस की एक योजना बनाई। हंट ने लकी स्ट्राइक्स सिगरेट के पैकेट सौंपे और इस तरह से इस पूरे आंदोलन को शुरू की। लेकिन उन नए आर्टिस्ट को यह नहीं पता था कि इस पूरे मामले की साजिश एक आदमी ने रची थी। मिस हंट के बॉस एडवर्ड बर्नेज, जो लकी स्ट्राइक के निर्माता थे, अमेरिकन टोबैको कंपनी के एडवाइजर थे। अमेरिकन टोबैको सभी तरह के अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से औरतों को स्मोकिंग के लिए अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन लकी स्ट्राइक सिगरेट की कंजप्शन बहुत कम हो रही थी क्योंकि औरतों को उस समय पब्लिकली स्मोकिंग करना अलाउ नहीं था। अमेरिकन टोबैको कंपनी के हेड ने बर्नेज से हेल्प मांगी थी कि मिस्टर बर्नेज ने उन्हें एक ऐसी टेक्निक इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स किया था जो उनका ट्रेडमार्क बन गई थी। उन्होंने इस इवेंट को इस तरह से बनाया कि मीडिया भी इसे कवर करे। सिगमंड फ्रायड के भतीजे और शायद 20वीं सेंचुरी के सबसे ग्रेट स्पेशलिस्ट बर्नेज किसी भी तरह की सेल के एक बेसिक रूल को समझते थे। जिस टाइम विक्टिम को पता चलता है कि आप किसी चीज की तलाश में हैं, एक वोट या एक सेल, वे आपके ओपोनेंट बन जाते हैं। ईस्टर परेड के मामले में बर्नेज ने उन औरतों को चुना जो हाथों में सिगरेट होने पर भी सुंदर और करेक्ट लगती थी, और जिस तरह से न्यूज़पेपर्स ने उस इंसिडेंट को छापा वो रियल लगता था। पर यह इवेंट रियल नहीं था, इसे कंपनी ने खुद क्रिएट किया था और इस इवेंट को एक पॉजिटिव जुड़ाव देना इंपॉर्टेंट था, जैसा कि बर्नेज ने सारी औरतों को एकजुट होने और रेवोल्यूशन करने की एक भावना पैदा करने के साथ किया था। और लोगों को पता भी नहीं चला कि इस इवेंट ने किस तरह से सिगरेट कंपनी की बिक्री को बढ़ाया। चलिए अगला टॉपिक पिक करते हैं। अगला टॉपिक है द साइकोलॉजी बिहाइंड सिडक्शन। ज्यादातर मामलों में फीमेल्स वर्बली और मेल्स विजुअली सिड्यूस्ड होते हैं। कई फैक्टर्स ह्यूमन अट्रैक्शंस को इम्पैक्ट करते हैं, जिनमें बॉडी प्रेजेंस, सिचुएशन, पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स शामिल हैं। किसी के अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए इन फैक्टर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए, यह जानना सिडक्शन का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अट्रैक्शन और उत्तेजना के पीछे की साइकोलॉजी को समझना भी सक्सेसफुल सिडक्शन की की है। थियरी लाडे, एक फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट, ने अपनी बुक में मेंशन किया कि सिडक्शन सुपर नॉर्मल स्टिमुलस का रिजल्ट हो सकता है। सिडक्शन में डिस्टेंट गेम खेलना और ये जानना शामिल है कि दूसरे इंसान को अट्रैक्शन से ओवरवेलमिंग से बचने के लिए कब गायब होना है। सिडक्शन की साइकोलॉजी में सामने वाला इंसान आपको सिर्फ खुशी देने वाले से कहीं बढ़कर समझने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज से पता चला है कि लोग उन लोगों के लिए ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो सेम वैल्यूज और इंटरेस्ट को शेयर करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम किसी ऐसे आदमी के साथ ज्यादा ईजी और कंफर्टेबल महसूस करते हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है। इसके अलावा केवल एक्सपोजर इम्पैक्ट से पता चलता है कि हम लोगों को उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं जितना हम उनके कांटेक्ट में आते हैं। यही रीजन है कि किसी को मैनिपुलेट करने का ट्राई करने से पहले उसके साथ फैमिलियर होना और रिलेशन बनाना जरूरी है। सिडक्शन प्यार में पड़ने के सिमिलर नहीं है और जिस हद तक यह कंट्रोलेबल है वह भी ऐसा ही है। इसके अलावा इन रियलिटी क्या कंट्रोल होता है? क्या आप अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर रहे हैं
क्या आप दूसरों पर अपना इम्पैक्ट कंट्रोल कर रहे हैं, या वो डिग्री जिससे दूसरे आपको अट्रैक्ट करते हैं? जहां तक मुझे पता है, सेडक्शन को बिल्कुल ठीक से डिफाइन नहीं किया गया है। रॉबर्ट ग्रीन के अलावा आपको इस पर बहुत कम बुक्स मिलेंगी या बहुत कम आर्टिकल्स मिलेंगे जो इसे ठीक तरीके से डिफाइन करते हों। ये कोई बुरी चीज नहीं है, अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो ये एक ह्यूमन क्वालिटी बन सकती है। एंड फॉल इन लव एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। ये नील स्ट्रॉक्स की बुक द गेम में मेंशन्ड सेडक्शन ग्रुप में एक रिकमेंडेड बुक के रूप में किया गया है। अमेरिकन अपैरल के फाउंडर और सीईओ डो चार्नी ने पाया कि यह बुक ह्यूमन बिहेवियर में एक स्टडी है। अगला टॉपिक है अंडरस्टैंड सेडक्शन मूवमेंट। ग्रीन पूरी हिस्ट्री में पावर की मूवमेंट और साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी पर प्रकाश डालते हैं, आर्ट ऑफ सेडक्शन का एनालाइजेशन करते हैं और बुक में काफी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं जिससे कि आप सेडक्शन की प्रोसेस को समझ सकते हैं। अब इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो चलिए प्रोज की बात करते हैं। प्रोज में आता है इंसाइटफुल एनालिसिस। ग्रीन का टाइनी रिसर्च और ह्यूमन बिहेवियर की गहरी समझ द आर्ट ऑफ सेडक्शन को एक नॉलेजेबल बुक बनाती है। सेकंड पॉइंट है एंगेजिंग राइटिंग स्टाइल। राइटर का अट्रैक्शन का जो सिद्धांत है वो कहानियों से बना हुआ है और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिससे पढ़ने वाले नॉलेज भी लेते हैं और एंटरटेनमेंट भी मिलता है। थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिकल टेक्निक्स। इसमें जो टेक्निक्स दी गई हैं वो किसी इमेजिनेशन पर नहीं दी गई हैं। अगर आप उनको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना चाहेंगे तो आपको वो एकदम करेक्ट मालूम होंगी। अब इस प्रिंसिपल के कॉन्स पर बात करते हैं। फर्स्ट है एथिकल कंसिडरेशन। कई बार मैनिपुलेशन की बात की गई है जो कि सेडक्शन के नेचर के बारे में एक मोरल क्वेश्चन उठाता है। सेकंड है जेंडर न्यूट्रलिटी की कमी। वैसे तो बुक एक्सेप्ट करती है कि सेडक्शन मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हो सकता है, पर मेनली ये मेल पर ही ज्यादा सेंटर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जैजरेट ऑन हिस्टोरिकल एग्जांपल्स। कई बार हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स को आप मॉडर्न टाइम में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ग्रीन खुद को एक रिफॉर्म्ड रेक मानते हैं जो बुक के अंदर मेंशन्ड कई तरह के सिड्यूसर्स में से एक टाइप है। रेक एक टाइप है जिसमें सिड्यूसर अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज करता है। रेक एक सिड्यूसर है जो अपने विक्टिम का लगातार पीछा करके उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जिस तरह से सायरन अपनी बॉडीली प्रेजेंस के कारण लोगों पर इंप्रेशन डालता है, उसी तरह से रेक का फीमेल्स पर उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग भक्ति दिखाने वाली जो एबिलिटी है उसके लिए काम करता है। इस तरह की पर्सनैलिटी वालों में कोई झिझक या कोई अनइंटरेस्ट नहीं होता, इनमें कोई हेजिटेशन नहीं होती है और ये अपनी वीकनेस को भी इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से लोग इनसे इंप्रेस होते हैं। सायरन की तरह ही रेक भी अपनी पर्सनैलिटी का एक पार्ट छिपा कर रखते हैं। ग्रीन रेक के एग्जाम्पल्स के रूप में फ्रांसेक, ड्यूक डी रिचल्यू और गैब्रियल डी अनुजियो का यूज करते हैं। ग्रीन कहते हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ अन्ना बिलर को भी अट्रैक्ट करने के लिए बुक की ट्रिक्स और टिप्स का इस्तेमाल किया। वो बुक पर बेस्ड एक टीवी सीरीज डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। अगला पॉइंट है सॉफ्ट सेल। जब आप अपने आप को दूसरों को अट्रैक्ट करने का एफर्ट करते नहीं दिखते हैं तब लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर चाहे आप इनडायरेक्टली दूसरों को अट्रैक्ट करने का एफर्ट कर रहे हो तब भी। अपनी वॉइस पिच में बहुत क्लियर होने से आप डाउट पैदा करेंगे, आप अपने व्यूअर्स को भी बोर करेंगे। इसके बजाय अपने एटीट्यूड को सॉफ्ट, सेडक्टिव और इंसिडियस बनाएं। ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ बेच रहे हो जो चालाकी भरा और डाउटफुल लगता है। सॉफ्ट सेल के कुछ मेन फैक्टर्स हैं। न्यूज के रूप में प्रेजेंट हो, प्रमोशन के रूप में कभी भी नहीं। हर कोई जानता है कि एडवर्टाइजमेंट्स स्लाइट ट्रिकरी है, एक तरह का धोखा है, इसलिए लोगों की नज़रों में अपनी पहली प्रेजेंस के लिए एक इंसिडेंट का डेवलपमेंट करें, किसी तरह की ध्यान अट्रैक्ट करने वाली सिचुएशन जिसे मीडिया सडनली उठा ले, इस तरह के इवेंट को क्रिएट करें। जैसा कि मैं इस वीडियो में पहले ही एक इंसिडेंट बता चुका हूं जिसमें एक सिगरेट कंपनी किस तरह से औरतों को यूज करती है अपने प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए। भले ही एक पल के लिए सही, लेकिन उस पल की क्रेडिबिलिटी घंटों के एडवर्टाइजमेंट टाइम से ज्यादा होती है जब आप न्यूज में आते हैं। मेन बात यह है कि डिटेल्स को पूरी तरह से अरेंज करना, ड्रामेटिक इम्पैक्ट और स्पीड, स्ट्रेस और सोल्यूशन के साथ एक कहानी बनाना, ये बहुत मुश्किल काम है। मीडिया इसे कई दिनों तक कवर करेगी, किसी भी कीमत पर अपने रियल गोल्स को छुपाएं, और यही सॉफ्ट सेल करने का तरीका है। बेसिक इमोशंस को जगाएं। कभी भी अपने मैसेज को लॉजिकल, डायरेक्ट लॉजिक से स्प्रेड ना करें। अपने वर्ड्स और इमेजेस को बेसिक इमोशंस, पैट्रियटिज्म, फैमिली वैल्यूज को जगाने के लिए डिजाइन करें। एक बार जब आप लोगों को उनके फैमिली, उनके बच्चों, उनके फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं
तो उनका ध्यान अट्रैक्ट करना ईजी हो जाता है। इसी तरह अपने आप को इमोशनल मैग्नेट से घेरने के तरीके खोजें। अपनी प्रेजेंस को इमोशनली पॉजिटिव अटैचमेंट्स को ध्यान में रखें, जिससे आपको एक्स्ट्रा प्रेजेंस मिलेगी। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके बेसिस पर लोगों को खुश या दुख महसूस कराना चाहिए। विक्टिम की लैंग्वेज बोलें और उसको शांत करें। लोग वही सुनना चाहते हैं जो वो सोच रहे होते हैं। हर कीमत पर दूसरों को अट्रैक्ट करना है तो उनके सामने बेस्ट दिखने से बचें। सेल्फ सेटिस्फैक्शन का कोई भी साइन, हार्ड वर्ड्स या थॉट्स का इस्तेमाल, बहुत सारे स्टैटिस्टिक दिखाना, यह सब डेंजरस है। इसके बजाय खुद को अपने विक्टिम के बराबर और उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में दिखाएं। बिजनेस ट्रिक्स बताकर आप दूसरों की गुड बुक्स में आ सकते हैं। अपना प्रमोशन एज मच एज पॉसिबल नॉर्मल और कम से कम करें, ताकि आपके कॉम्पिटिटिव्स आपके कंपैरिजन में ज़्यादा ईगोइस्टिक दिखाई दे। आपकी सिलेक्टिव ऑनेस्टी और स्ट्रेटेजिक वीकनेस लोगों को आप पर ट्रस्ट करने पर मजबूर कर देगी। एक चेन रिएक्शन शुरू करें, हर कोई आपकी ही बात कर रहा होगा। जो लोग दूसरों के चहेते हैं वो तुरंत अपने विक्टिम्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। आपको ऐसा काम करने की ज़रूरत है मानो आपने पहले से ही लोगों की भीड़ को एक्साइटेड कर दिया हो। आपका बिहेवियर आपको आगे ले जाएगा। लोग ये सोचेंगे कि आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और वो लोग पीछे छूटने के डर से आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। अपनी इमेज को लोगों, नारों, पोस्टरों के साथ फैलाएं ताकि हर जगह यही दिखाई दे। अपने मैसेजेस को एक टेंडेंसी के रूप में डिक्लेयर करें और यह एक टेंडेंसी बन जाएगी। विक्टिम एक तरह का वायरल इम्पैक्ट पैदा करना है, जिसमें आप जो कुछ भी दे रहे हैं उसे पाने की इच्छा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। यह बेचने का सबसे ईजी और अट्रैक्टिव तरीका है। अगला पॉइंट है रियलाइजेशन ऑफ पीपल विच यू विल टेल। आप लोगों को बताएंगे कि वो कौन है। किसी को भी लॉजिकली समझाना हमेशा बेवकूफ़ाना होता है। उन्हें बताएं कि वे कौन है, एक इमेज बनाएं, एक आइडेंटिफिकेशन बनाएं जिसे वे अपनाना चाहेंगे। उन्हें उनकी प्रेजेंट कंडीशन से डिससेटिस्फाइड करें। उनको ऐसा रियलाइज़ कराएं कि वो खुद से नाखुश हैं और आप ही उनको एक नया लाइफस्टाइल, एक नई पहचान दिला सकते हैं। इसी तरह की चीज़ें पॉलिटिशियंस और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं। मिथक पहचान बनाते हैं। अपने बारे में एक मिथ बनाएं और आम लोग आपके कैरेक्टर, आपकी कंडीशन, आपकी एम्बिशंस के साथ जुड़ना चाहेंगे, जैसा कि आप उनके साथ जुड़ रहे हैं। आपको न केवल इंस्पिरेशनल होना चाहिए बल्कि एंटरटेनिंग भी होना चाहिए। मैं एक कई बार बोल चुका हूँ, यह एक फेमस फ्रेंडली टच है। अपने आप को नॉर्मल डायरेक्ट तरीके से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत से फ्री करें और आप अपने आप को सॉफ्ट सेल के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के साथ प्रेजेंट करेंगे। हालांकि लोगों का ध्यान जीतने के लिए काफ़ी नहीं है, आपको उन्हें कंट्रोल करने के लिए इसे काफ़ी देर तक होल्ड करना होगा। ऐसा हमेशा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करने के लिए किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं सॉफ्ट सेल वर्सेस हार्ड सेल की। हार्ड सेल को बेहतर ढंग से समझने के लिए हार्ड सेल पर सोचना हेल्पफुल होता है, जिसमें स्पेशल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंसिस्टेंट लैंग्वेज शामिल होती है। हार्ड सेल को कंज्यूमर्स को शॉर्ट ड्यूरेशन में कोई चीज या कोई सर्विस खरीदने के लिए इंस्पायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे एक हाई प्रेशर वाली और एग्रेसिव टेक्निक माना जाता है, बट कुछ सेल्स स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग इस टेक्निक को बाहर कर देना चाहिए। जबकि सॉफ्ट सेल एक एडवर्टाइजमेंट और सेल के पॉइंट ऑफ व्यू को रेफरेंस करता है, जिसमें बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज और एक नॉन एग्रेसिव टेक्निक शामिल होती है। पोटेंशियल कस्टमर्स को नाराज करने और उन्हें दूर भेजने से बचने के लिए सॉफ्ट सेल डिजाइन की गई थी। सॉफ्ट सेलिंग एक कम प्रेशर वाली, इंस्पिरेशनल और डीप सेल की टेक्निक है। इसलिए पहली बार किसी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने पर सेल नहीं हो सकती है, लेकिन बार बार इसी सेल को हम अगर एनकरेज करते रहें तब बिक्री होती है। हार्ड सेल के कंपेयर में सॉफ्ट सेल ज़्यादा एडवाइजेबल है, इसलिए आमतौर पर यह पोटेंशियल कस्टमर से पूछताछ के साथ शुरू होती है। सेल्समैन सबसे पहले कस्टमर्स का डेटा इकट्ठा करता है और उसके बाद कस्टमर्स की ज़रूरतों का पता लगाता है और फिर एक करेक्ट ऑप्शन उसको सुझाता है कि आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। सेल्स पर्सन कस्टमर्स की जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी उन्हें कंसर्न होते हैं, उन कंसर्न्स के लिए कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं और सोल्यूशन बताते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है। पोटेंशियल कस्टमर के सेटिस्फाई होने पर ही सेल पूरी होगी, तभी वो अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे। ऐसे कई तरीके हैं जिससे कि पोटेंशियल कस्टमर को आप अप्रोच कर सकते हैं। जैसे किसी शॉपिंग ऐप पर किसी ने कुछ आइटम्स अपनी शॉपिंग कार्ट में ऐड करके छोड़ दिए हैं, तो कंपनी उन्हें फिर से याद दिलाने के लिए एक मेल भेजती है और अगर वो खरीद लेते हैं तो उनके एक्सपीरियंस के बारे में बार बार जानती है
और कोई हेल्प चाहिए होती है तो उसके लिए भी गाइड करती है। सॉफ्ट सेल एक्चुअली मॉडर्न टेक्निक है। अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का यूज कैसे करें उसके लिए ये लोग वीडियो भी जारी करते हैं और ब्रांड एम्बेसडर्स और एडवर्टाइजमेंट्स भी इसी का हिस्सा हैं। तो द आर्ट ऑफ सेडक्शन बुक की समरी का थर्ड पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। बुक समरी के इस पार्ट में हमने कस्टमर्स के बारे में, सॉफ्ट सेल, हार्ड सेल, साइकोलॉजी ऑफ सेड्यूसर्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेडक्शन और भी बहुत सारे पहलुओं पर बात की। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के पार्ट 3 से पहले भी 2 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सुने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए दोनों लिंक्स पर क्लिक करके आप दोनों पार्ट्स को सुन सकते हैं। अगर आप पुरानी कथाओं के शौकीन हैं, आप पुरानी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो एक नया चैनल है पुरानी कहानियां। इस नए चैनल पर आपको रामायण, महाभारत और भी तरह तरह की पुरानी कहानियां मिलेंगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। स्टोरियस पर शेयर की गई बुक समरीज और स्टोरियस के कंटेंट के बारे में आपका जो फीडबैक है आप हमें दी गई ईमेल आईडी पर भी लिख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिखें। तो अब मैं लेता हूं आपसे विदा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई बुक समरी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।